नमस्कार सभी को। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत दुरुस्त होंगे। पेपर की घड़ी पास आ चुकी है और इस समय पर हम चाहते हैं कि कुछ ही मिनटों में हमारी सारी रिवीजन हो जाए। हर एक सब्जेक्ट की हम कुछ इस तरीके से चाहते हैं, तो आज हम सीडीपी की इसी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं वन लाइनर्स के माध्यम से। और ये जो वन लाइनर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि परीक्षा में यहां से काफी सारे सवाल आते हैं, तो इसको हम देखेंगे और इससे हमारी रिवीजन भी होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हम चीजों को भूलते हैं, तो जब हम इन सारी चीजों को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वह चीजें हमारे दिमाग में चली जाएंगी। कम से कम मैं इतना चाहती हूँ कि पेपर तक तो ये जरूर आपके दिमाग में बसनी चाहिए। तो आज मैंने बहुत सारे वन लाइनर्स लिए हैं और ये क्विक रिवीजन होगी। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उसको हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। यूं कह लो कि अभी तक आपने जो नोट्स बनाए ना, उसका एक शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि शॉर्ट में, प्रिसाइज में। बस मैं आपका काम क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना है जो जो मैं चीजें बोल रही हूँ। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है और कुछ चीजें इनकी पीछे की बात जो है वह मैं बोल के बताऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एक श्रोता होंगे, यानी कि एक अच्छे लिसनर होंगे। और ये दावा करती हूँ कि आज जो मैं आपको करवा रही हूँ उससे अधिकतर प्रश्न जो है वह आपके पेपरों में बनेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही विश्लेषण करके आज एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ये वन लाइनर चुने हैं, इनका चुनाव किया है और इनको लिखा है। ठीक है जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं वन लाइनर्स की कहानी, ठीक है, और मनोविज्ञान की जुबानी। तो आप एक एक चीज को सुनते जाइए, समझते जाइए और अपनी कंफ्यूजन को दूर करते जाइए। ठीक, तो सबसे पहली बात है क्या, यदि मैं आपसे पूछूं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ, किस भाषा से हुई है, तो यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि लैटिन भाषा है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ग्रीक भाषा से हुई है। तो मैं आपको सीधा सीधा कह दूं, वैसे इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है, लेकिन जो ये दो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के शब्द है, ये असल में लैटिन भाषा के शब्द है। तो आपको क्या करना है, यदि ऑप्शन में आ जाए ग्रीक पहला, तो ग्रीक लगाएंगे। अगर मान लो ऑप्शन में ग्रीक नहीं दे रखा, फ्रेंच दे रखा है, स्पेनिश दे रखा है या कोई और भाषा दे रखी है और उसके साथ लैटिन भाषा भी ऑप्शन में दे रखा है, तब आप लैटिन भाषा यहाँ पर चुनाव करेंगे। क्लियर है बात? इसी के साथ एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक किताब की, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का सबसे पहला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहीं पर ऐड कर लीजिए, वह है ग्रंथ एक लिखा गया था मनोविज्ञान का, किसके द्वारा? रुडोल्फ गोइकल के द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ गोइकल के द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया था, इसको भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। क्लियर है? और वह ग्रंथ क्या था, यदि आपसे पूछ लिया जाए, साइकोलॉजिया नामक एक किताब लिखी थी इन्होंने सबसे पहले, जिसमें वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया। साइकोलॉजिया नामक एक किताब है। यदि आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी किताब किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखी गई, तो रुडोल्फ गोइकल या गोल्किया, इसको हम कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला ग्रंथ है मनोविज्ञान का, यहां से ये याद रहना चाहिए। फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि किस शताब्दी में मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो आप क्या कहोगे? 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डिस्कार्ट, यह दर्शन शास्त्र से खींचकर, यानी कि फिलॉसफी से खींचकर मनोविज्ञान को लेकर आए थे। मनोविज्ञान की जो शब्द की उत्पत्ति है, जिसे कहा जाता है आत्मा का विज्ञान, है ना, साइक प्लस लोगो मतलब आत्मा का विज्ञान, इसकी जो उत्पत्ति है वह किसके द्वारा की गई? अरस्तु हो गया, डिस्कार्ट हो गया, प्लेटो हो गया। ये नाम आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था, ये ध्यान रखिए। फिर बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण, कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक का मतलब ही क्या होता है, जहां पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा, या प्रूफ के आधार पर, यानी कि इन सारी चीजों के आधार पर जब विवरण किया जाता है उसे मनोविज्ञान मतलब उसे वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे? पेस्टोलॉजी नामक जो है शख्स, उनका नाम जो है वह याद रखिएगा। फिर अगर एक किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बायोलॉजिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स डार्विन, ये नाम याद रखिए। ये हमेशा अनुवांशिकता से जुड़ा होगा, किससे? जैविक प्रवृत्तियों से जुड़ा होगा। ये कहते हैं, चार्ल्स डार्विन का कहना क्या है कि जो अनुवांशिकी की देन है वही सर्वप्रथम है, मतलब वही सब कुछ है, इन शॉर्ट। तो जब भी हम चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पर नाम इस तरीके से आएगा, अनुवांशिकता से जुड़ा होगा। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट,
अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ अच्छे गुणों का, सद्गुणों का जनक कौन है, या फादर ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है, तो आप क्या कहेंगे? गैल्टन। क्या कहेंगे? गैल्टन जो है, तब नाम याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं, आपके सवाल बनते हैं। फिर यहां से नेक्स्ट आता है कि बाल विकास अध्ययन का आंदोलन। आंदोलन मतलब ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल की एक बहुत प्रसिद्ध इन्होंने एक बात करी थी कि किशोरावस्था आंधी एवं तूफान की अवस्था है। यहां से भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ किस अवस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था जो है वो बताया गया है? तो किशोरावस्था याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाल विकास, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? यह भी स्टैनली हॉल है। तो स्टैनली हॉल, आंदोलन की बात की जाए या पितामह की बात की जाए, तो यह भी क्या होगा? स्टैनली हॉल ही होगा। फिर भारत में चाइल्ड स्टडी, बाल अध्ययन की शुरुआत किसने करी? देखिए, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरुआत करी है। कभी कभी यह नाम भी आ जाता है जो लिखा हुआ है, कभी दूसरा नाम भी आ जाता है जो मैं बताने वाली हूं। तो सबसे पहला नाम है ताराबाई मोटेक, दूसरा नाम है 1915 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता जो है वो आए थे। 1915 में एन सेन गुप्ता नामक एक व्यक्ति आए थे, जिन्होंने भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला या मनोविज्ञान की शुरुआत करी। तो क्वेश्चन में आ जाता है कभी ताराबाई मोटेक, नहीं तो क्या कहेंगे? 1915 में एन सेन गुप्ता के द्वारा भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। फिर जो 3-4 डेफिनेशन है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूजन होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि बाल विकास जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक चलती है, यानी कि जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था, यानी कि पहले से ही जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब से लेकर परिपक्वता तक चलती है, तो वह बर्क होगा। क्या होगा? बर्क। इसको ध्यान में रखिए, जो मैं आज चीजें बता रही हूं आपको, इसको कान खोल के सुनिए, चाहे लिखना हो शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यही क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देख रहे होंगे, आप अपने मतलब जब प्रश्न पत्र आएगा तब आप उसमें देख रहे होंगे। तो जन्म पूर्व अवस्था, गर्भाकाल नहीं यूज किया शब्द, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक, तो ध्यान रखिए बर्क लगाओगे। फिर बाल विकास गर्भाकाल से किशोरावस्था तक होता है, तो ये क्रो एंड क्रो होगा। तो दोनों में अंतर है, मतलब दोनों में सेम ही बात है एक तरीके से, लेकिन शब्दों का अंतर है बस। बाल विकास जन्म से परिपक्व अवस्था तक होती है, ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? जन्म से लेकर परिपक्वता तक, जेम्स ड्रेवर के द्वारा। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ बाल विकास और कुछ भी नहीं, समानुगत परिवर्तन है, हर एक चीज में परिवर्तन होता है। समानुगत का मतलब हर एक चीज में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर एक तरीके से यदि परिवर्तन हो रहा है तो वह बात, यानी कि संपूर्णता के ऊपर बात। मैंने पहले भी कहा था जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी, संपूर्णता के ऊपर बात हमेशा हर लोग करती है, याद रखना। फिर इन्होंने एक और परिभाषा दी है जो मैंने यहीं पर ऐड कर दी है। कभी भी नवीन विशेषताओं के ऊपर बात आ जाए ना, कि बाल विकास और कुछ भी नहीं, नवीन विशेषताओं या फिर जो भी नवीन परिवर्तन बच्चे में होते हैं, उसको हम बाल विकास कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वह क्या होगा बच्चा? वह होगा आपका हरलोक। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह आता ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है, वो सारी की सारी कंफ्यूजन लिख दी है। और मुझे नहीं लगता अभी भी अगर कंफ्यूजन रहती है, फिर तो बड़ा सवाल उठना चाहिए, खुद पर भी उठना चाहिए कि क्यों हमें याद नहीं रह पा रहा है। तो ये सारी चीजों से अब कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, ठीक है। कम से कम बहुत सारे बिंदु है, 100 बिंदु तो है ही है, ठीक। इधर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये काफी बार क्वेश्चन में आया है, हर बार एग्जाम में आया है, चाहे वो एस्टेट हो जाए, यूपी टेट हो जाए, हर बार ये एग्जाम में आता है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको जरूर याद रखें, इसको जरूर समझे। वे क्या है? क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो को एक साथ लिख लीजिए, क्रो एंड क्रो के द्वारा क्या क्या चीजें दी गई है उसको एक साथ लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पितामह जो है बाल विकास के पितामह किसे कहा जाता है, बाल विकास का या बाल अध्ययन का आंदोलन किसने किया, आंधी एवं तूफान की अवस्था के बारे में किसने बताया, स्टैनली हॉल। तो ऐसे ऐसे करके जो है वर्गीकरण कर लीजिए, ताकि नोट जब बने तो बड़े तरीके से आराम से हम उसे कर पाए। फिर आता है कि शिशुओं को खाली स्लेट, देखिए खाली स्लेट यानी कि टेबुला रासा, टेबुला रासा, इसे हम क्या कहते हैं? टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब और कुछ भी नहीं, खाली दिमाग। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई अनुभव नहीं होते हैं, है ना, ऐसे हम समझ सकते हैं। वह खाली दिमाग की तरह आता है। खाली दिमाग मतलब उसके दिमाग को भरा जाता है, किसके द्वारा? दूसरे लोगों के द्वारा।
चाहे वो समाज में कोई भी हो, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो, कोई भी हो, तो ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा कहा गया है। खाली दिमाग की तरह बच्चा होता है, अनुभवहीन होता है बालक, ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। टेबुला रासा ये जो टर्म है, या कोरे कागज या खाली स्लेट, ये जो उपाधि है, मतलब ये जो टर्म है किसने दी, जॉन लॉक के द्वारा दी गई। फिर यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे कह दूं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, वह किसके द्वारा कहा गया? अरस्तु, प्लेटो, डेस्कार्ट। ये नाम याद रखना है क्योंकि वह ये तीनों लोग थे जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को खींच के लेके आए थे। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, ये तीनों लोग थे जो आत्मा का विज्ञान इन्होंने कहा। अब आत्मा दिखाई थोड़ा देती है, इसके ऊपर आलोचना होने लगी, यानी कि आप आत्मा कैसे कह सकते हो, यानी कि जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं या और कुछ भी नहीं, मस्तिष्क का विज्ञान है। ये आए थे पंपोलॉजी, कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए थे। तो पंपोलॉजी ने बेसिकली, पंपोलॉजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मस्तिष्क के ऊपर स्टडी करी थी, यूं कह लो न्यूरो साइंस के ऊपर। न्यूरो साइंस का मतलब तंत्रिका तंत्र हो गया, दिमाग के ऊपर जो है वह स्टडी करी थी, ठीक है, नसों के ऊपर स्टडी करी थी। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, माइंड के ऊपर जो है सबसे ज्यादा फोकस किया है, मस्तिष्क का ज्ञान है पंपोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान किसे कहा जाता है, और यही वे व्यक्ति है जिनको हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि बताएं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो आज सारी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए इससे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? वह है विलियम वुंथ। क्या कहेंगे? विलियम वुंथ कहेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम वुंथ कहेंगे। सबसे पहली वैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी? कब खोली गई थी? तो 1879 में लिप्जिंग में। कहां पर? लिप्जिंग में खोली गई थी। ठीक है, कहां पर है लिप्जिंग? जर्मनी में खोली गई थी। सबसे पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई? तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला इनके द्वारा खोली जाती है। संरचनावादी के जनक कौन है? विलियम वुंथ है। तो छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? इनका मतलब जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, जिससे आप ज्ञात है। जैसे मान लो कि आपका रीट का एग्जाम है, एडमिट कार्ड निकल चुके हैं, हमारा सेंटर कब पड़ा है, कहां पड़ा है, ठीक है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों से आप जागरूक है। तो चेतना के अंदर है, यानी कि ये भाग किसके अंदर? आपकी चेतना के अंदर है। तो चेतना के बारे में किसने अध्ययन किया था? विलियम वुंथ। इंडिकेशन टिश्नर याद रखना है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवादी के जनक कौन है? व्यवहारवादी, इन्हें हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? वॉटसन कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉटसन कहेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिर कुछ और जो है फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज मैंने मतलब एक ही क्लास में मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं जाके बच जाए। कम से कम पेपर तो आप अच्छे से लगा लो। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कभी भूले, लेकिन हाँ आप जो है इसको दिमाग में रखिए। और यदि आपको मनोविज्ञान में, आप चाहते हो ना मनोविज्ञान में हम तीरंदाजी करें, मनोविज्ञान में मतलब हम बढ़िया से आगे कुछ अपनी फील्ड का चुनाव करें, मनोविज्ञान ही हम इसका चुनाव करें, तो आपको इन सारी चीजों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मतलब इन सारी चीजों को स्टडी करके आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे मनोविज्ञान की काफी सारी बातें आ चुकी है। अभी तक देखें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में कुछ और चीजें हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि मनोविज्ञान की पहली वैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई, किसके द्वारा और कहां खोली गई, तो पहला नाम तो क्या होगा? विलियम वुंथ। अभी किया ना हमने, विलियम वुंथ। संरचनावादी के जनक कौन है? विलियम वुंथ है। कब खोली गई? 1879 लिप्जिंग में, जर्मनी में खोली गई है। ये ध्यान रखिएगा, पहली वैज्ञानिक मनोविज्ञानिक लिखिए से। अच्छा, मनोविज्ञान की पहली वैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई? विलियम वुंथ के द्वारा। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि मनोविज्ञान का बंजर काल का मतलब होता है जहां पर भूत प्रेत, मतलब मनोविज्ञान की वैज्ञानिक अध्ययन तो नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं भूत प्रेत ऐसे इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाने लगा और जहां पर विराम आ गया था। तो आप क्या कहेंगे? 1890 और 1905 के बीच का जो अंतराल, जो समय है, इसे मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। क्लियर है बात? फिर एक बहुत फेमस किताब है, मैंने किताबें भी बीच में ऐड करी है, परिभाषा भी ऐड करी है, जो मेन है, जो आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, तो उसको देखिए। आउटलाइन साइकोलॉजी, यह किताब मैकडूगल के द्वारा दी गई है। अब इधर आ जाओ, जब हम मैकडूगल की बात करते हैं, इन्होंने कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के ऊपर बात करी है? तो आप क्या कहोगे? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के ऊपर बात करी है।
इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बात करी है, किसके ऊपर? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां मतलब स्वाभाविक व्यवहार। जैसे मान लो कि जब बच्चा पैदा होता है, एक माँ से मतलब गर्भ से पैदा होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ क्रिया करेगा जिसकी वजह से वह दूसरे बच्चों से अलग बनता है। तो स्वाभाविक क्रिया या स्वाभाविक व्यवहार बच्चे के अंदर होता है। तो ये बात किसने करी? मैकडूगल ने। फिर अगर मैं आपसे कहूं संरचनावादी के निर्माता कौन है? विलियम वुंड, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर मैं पूछूं प्रकायवाद, प्रकायवाद के निर्माता कौन है? विलियम जेम्स है। ये आए थे 1890 में। ये आए थे कब? 1879 में। समझ में आ रही है? फंक्शनलिस्ट हमेशा से ये कहते थे कि नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, या जो चीजें आपको पता है उससे थोड़ा ना होगा, आपको करने से भी होगा। यानी कि आप कितना उसे यूज कर पा रहे हैं, यानी कि वातावरण में आप कितना उपयोग कर पा रहे हैं। जैसे मान लो रीट का एग्जाम दोगे तो आप तब अपनी चेतना का, अपने जो भी आप जिससे भी जागरूक हो, जो भी ज्ञान आपने भरा है अपने दिमाग में, तो उसका उपयोग क्या है, वातावरण में किस तरीके से उसका यूज है। तो ये बात विलियम जेम्स यानी कि इन शॉर्ट प्रकायवादियों का कहना है। करने पर फोकस किया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ अन्य बातें हैं, उनको ध्यान में लीजिए। जन्म के समय यानी कि शारीरिक विकास के ऊपर बात की रखी है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जन्म के समय बताएं कि बच्चे का वजन कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? 7.15 पाउंड, यानी कि लगभग 2.5 किलो का, 3 किलो का बालक अपना होता है। ठीक है, उसका हाइट कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, वैसे लड़कों की हाइट थोड़ी सी लड़कियों से ज्यादा होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। इंच मतलब सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज हाइट क्या है? एवरेज हाइट आप देख सकते हैं 51 है ना, 51 के करीब जो है, 51 सेंटीमीटर के करीब एवरेज हाइट होगी। सर का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है, याद रखेंगे। और जो 6 साल में या 4 साल में आते आते दुगना हो जाता है। फिर यहाँ पर हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 270 होती है। फिर यहाँ पर दांत कितने होते हैं 4 वर्ष तक, यानी कि अगर पूछा जाए कि आरंभ में या शुरुआत में 1-2 साल में, 3 साल में बच्चे के दांत कितने हो जाते हैं? तो 20 दांत। कुल दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर छोटी छोटी बातें मैं चाहूंगी आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं कहूं कि यदि बच्चे का आकार में, हाइट में, वेट में, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एंडोग्राइन यानी कि अंतस्तावी ग्रंथियां, या फिर मतलब अनुवांशिकता, इन सारी चीजों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? तो आप क्या कहोगे? वृद्धि के ऊपर। किसके ऊपर? वृद्धि के ऊपर। वृद्धि का मतलब क्या है कि शरीर का जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन में भी वृद्धि हो रही है, चाहे वो दिल हो, चाहे वो किडनी हो, ये सारी चीजों में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आकार, ऊंचाई और भार में यदि परिवर्तन हो रहा है उसे हम वृद्धि कहेंगे। फिर यहां से अच्छा बहुत कंफ्यूजन होती है, परिपक्वता और विकास। एक बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिपक्वता जो है यानी कि मैच्योरेशन, जब हम मैच्योरेशन की बात करते हैं, इधर देखिए, जब हम मैच्योरेशन की बात करते हैं, परिपक्वता और कुछ भी नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो अनुवांशिक रूप से, यानी कि ये चिड़िया के 2 बच्चे हैं, 2 अंडे हैं, अनुवांशिक रूप से जो बच्चे के अंदर गुण आएंगे, और जैसे जैसे क्रमबद्ध यानी कि जैसे जैसे सहज रूप से अपने आप ही बदलाव आएगा ना, अपने आप ही एक समय के बाद ये अंडे फूट जाएंगे, उसमें से चूजे निकल आएंगे, फिर वह चूजे बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़े, और फिर वो इधर उधर जाएंगे, फिर वह खुद मादा बन जाएंगे या खुद जो है वह आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम परिपक्वता की बात करें, इसमें अनुवांशिक लक्षण जरूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी फैक्टर जरूर आएंगे, और गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं। गुण के आधार पर भी बच्चा सीखता है, तो उसे हम परिपक्वता कहते हैं। क्लियर है? जैसे 2 साल का बच्चा परिपक्व हो जाता है कि वह चल फिर सके। जैसे मान लो 3 साल का, 3.5, 4 साल का बच्चा पेंसिल उठाने में सक्षम हो जाता है, यानी कि वो परिपक्व हो चुका है, उसकी जो हाथों का विकास है वह हो चुका है। क्लियर है बात? फिर यदि बात आती है विकास क्या होता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? विकास की जब भी बात आएगी तो जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है, पहले तो क्रम के अनुसार होता है, पहले छोटा बालक, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, क्रम के अनुसार होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया है। प्रगति मतलब प्रगति होते दिखाई दे रही है ना इसमें, ठीक है। परिवर्तनशील प्रक्रिया है, परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हाइट में, मस्तिष्क में, शारीरिक रूप से हो जाए, सामाजिक रूप से हो जाए, तो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। तो विकास की एक बात आती है प्रोग्रेसिव चेंज, अंग्रेजी में लिखा आता है प्रोग्रेसिव चेंज। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस या प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध सीरीज होती है। अच्छा, इसके बारे में बात पता है किसने करी थी? हरलोक। ये डेफिनेशन भी हरलोक के द्वारा दी गई थी। हरलोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरलोक से मतलब हरलोक की परिभाषा आ सकती है आपकी परीक्षा में। फिर आते हैं ये, यहां पर मैंने देखा कि बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है ये नहीं पता लगा पाते कि अनोखा काल किसने कहा।
आदर्श काल किसने कहा, खतरनाक काल किसने कहा, कठिन काल किस काल में या किसके लिए कहा गया है। तो ये भी बहुत मतलब दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। तो बस एक ही चीज कहूंगी कि इन सारी चीजों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बालक की अवस्थाओं के बारे में अगर मैं पूछ लूं कि सीखने का आदर्श काल किसके अंदर आता है, तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है किसके द्वारा, वैलेंटाइन। दिख रहा होगा आई थिंक सो, वैलेंटाइन के द्वारा, मैं पढ़ देती हूँ, वैलेंटाइन के द्वारा यह कहा गया है सीखने का आदर्श काल, यानी कि जैसे बच्चे को आप कहोगे वैसे बच्चा कर लेगा। फिर 4-5 सालों में बालक वह सब कुछ बन जाता है जो उसे भावी जीवन में बनना है। ये बात सिगमंड फ्रेड के द्वारा कही गई थी, क्लियर है। इन्होंने ये बात कही थी कि 7 साल तक, 5-7 साल तक बच्चे को जो भी बनना होता है वह बन जाता है, यानी कि उसकी नींव पड़ जाती है। सिगमंड फ्रेड ने कही जन्मजात अवस्था, यानी कि शैशवावस्था एक जन्मजात अवस्था है जिसमें शुद्धता होती है। तो जीन जैक रूसो का ये कहना है, किसके द्वारा, जीन जैक रूसो का कहना है। शिशु कल्पनाओं का नायक है, बहुत सारी कल्पनाएं करता है, ये रॉस ने कहा है। किसने कहा है, रॉस ने कहा है। तो ये ध्यान रखिए किसने क्या कहा है। फिर बाल्यावस्था में किसने क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल, अनोखा मतलब यूनिक, यूनिक को आप ऐसे कर सकते हो जैसे आप अपने घर में रंग बिरंगे जो है टूथब्रश रखते हो, तो ब्रुश, ब्रुश याद रखिएगा, ब्रश, ब्रुश, ठीक है। तो कॉल एवं ब्रुश, ब्रुश जो है वो याद रखिएगा। मम्मी को कॉल करी कि मेरा आज ब्रश टूट गया है, दूसरा मुझे मंजन दे दो, तो आपने रंग बिरंगे रखे, तो ये ध्यान रखिएगा यूनिक रखते हो। फिर मिथ्या या छद्म परिपक्वता, झूठ बहुत बोलते हैं बच्चे, सूडो मैच्योरिटी अवस्था भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा, बाल्यावस्था में बच्चा झूठ बोलता है, पैसे चुरा लेगा, झूठ बोलेगा। रॉस के द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा, रॉस के द्वारा। प्रसुप्ति अवस्था, ये प्रसुप्ता अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज ये कैसी अवस्था होती है जहां पर झुंड बन जाते हैं। झुंड का मतलब क्या है, लड़के हैं तो लड़कों के साथ रहना पसंद करेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ रहना पसंद करेंगे। सिगमंड फ्रेड का कहना है, क्लियर है बात। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण होता है, यानी कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं बच्चे आपस में, देखा होगा ना, चोट खा जाते हैं, माँ बाप से भी लड़ते हैं। खैर, तो ये किलपैट्रिक ने कहा है, किसने कहा है, किलपैट्रिक के द्वारा। तो ध्यान रखिए किलपैट्रिक ने किस अवस्था में क्या कहा है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कठिन क्यों, बहुत संघर्ष की अवस्था होती है, क्या करे क्या नहीं करे, वह किशोरावस्था के अंदर आएगी। और यदि पूछा जाए कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण के ऊपर बात किसने करी है, किलपैट्रिक के द्वारा की गई है। तो ये सारी चीजें याद रखें किसमें क्या आता है। जीवन का निर्माण काल, अभी तो बच्चे की उत्पत्ति हुई है, कुछ ना कुछ वो क्रिएट करेगा, सृजन करेगा, यह सिगमंड फ्रेड के द्वारा कहा गया है, क्लियर है बात। फिर आते हैं किशोरावस्था के ऊपर। जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं एडोलेसेंस शब्द, यानी कि जो किशोरावस्था है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, एडोलेसेंस, एडोलोसेंस से, एडोलोसेयर, अडोलो, एक सेकेंड, एडोलोसेयर से, एडोलोसेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। सारी उत्पत्ति जो है, एक बात तो सुन लीजिए, सब कुछ लैटिन भाषा का ही शब्द है, क्लियर है, लैटिन भाषा का ही शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। लैटिन भाषा के सारे शब्द होते हैं, मुश्किल से एक आध को छोड़कर, साइकोलॉजी, ग्रीक भाषा, बाकी लैटिन भाषा भी कभी कभी किताबों में तुम्हें देखने को मिलेगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये किसके द्वारा कहा गया है, स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, ये एक ऐसी अवस्था है, किशोरावस्था, जब बच्चा शैशवावस्था की तरह ही करने लग जाता है, मतलब हरकतें करने लग जाता है, व्यवहार भी, शारीरिक रूप से भी बहुत जल्दी परिवर्तन आते हैं। तो ये रॉस के द्वारा कहा गया है। आंधी एवं तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। एक ऐसा समय है जहां पर बच्चे मतलब अपने मित्रों के पीछे पागल हो जाते हैं और इस वजह से वे अपने घर में अक्सर जो है मतलब विरोधाभास व्यवहार करते हैं, अपोजिशनल बिहेवियर करते हैं माँ बाप के साथ। तो किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। किसने कहा, वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने जीवन का सबसे कठिन काल, कौन सी अवस्था है जो बहुत कठिन है, संघर्ष से भरी हुई है, ये बात भी वैलेंटाइन के द्वारा ही कही गई थी, ये याद रखेंगे, क्लियर है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके बाद फिर भी अभी कोई कंफ्यूजन बचेगी कि किसने क्या दिया है, कम से कम ये तो नहीं बचनी चाहिए, है ना। अगर यहां से पूछा जाए कि विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल थियरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि साइको एनालिटिकल थियरी किसके द्वारा दी गई है। साइको एनालिटिकल थियरी का मतलब क्या होता है, जब बच्चे के अवचेतन मन का हम अध्ययन करते हैं, अवचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड जो ज्ञात ही नहीं होता है, तो वह अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, तो आपकी कहोगे सिगमंड फ्रेड के द्वारा किया गया है। पहली बात, यदि आपसे पूछा जाए कि ईद ईगो सुपर ईगो, ईद ईगो सुपर ईगो यानी कि इदम अहम और परा अहम के बारे में किसने बात करी है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी बात किसने करी है,
यानी कि व्यक्तित्व की संरचना के ऊपर बात किसने करी है, तो आप क्या कहोगे, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा कही गई है। फिर यदि आपसे पूछे क्या कहते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन के ऊपर बात किसने करी है, तो वह भी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही बात की गई है। फिर पूछा जाए कि सिगमंड फ्रॉइड ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, जीवन अवस्थाओं में कितनी अवस्थाएं दी है, 5 अवस्थाएं दी है। कौन कौन सी अवस्था होती है, ओरल स्टेज, ठीक है, गुदावस्था जिसे हम कहते हैं जहां पे बच्चा चूसने की प्रक्रिया करता है सबसे ज्यादा, फिर एनल अवस्था यानी कि गुदावस्था जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सॉरी, मौखिक अवस्था, गुदावस्था जिसे हम कहते हैं, एनल स्टेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये क्या होती है, गुदावस्था होती है। यानी पूरा का पूरा केंद्र क्या होता है, टॉयलेट होता है, ये ध्यान रखना। फिर क्या आती है, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल अवस्था यानी कि जननेंद्रिय की अवस्था सबसे अंत में आती है। तो ये अवस्थाओं के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये किस अवस्था में आती है, तो आप क्या कहेंगे, फेलिक अवस्था, फेलिक चरण के अंदर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। फिर बात आती है कि बताओ मनोसामाजिक सिद्धांत के ऊपर किसने बात करी है, एरिक एरिक्सन। हर एक अवस्था में संघर्ष होता है, संघर्ष जो क्राइसिस होते हैं, हर एक अवस्था में क्राइसिस होते हैं और बच्चा उन क्राइसिस को झेल कर आगे बढ़ता है। तो ये बात एरिक एरिक्सन के द्वारा की गई है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, एल्बा बंडूरा। अच्छा, एल्बा बंडूरा से क्वेश्चन आ सकते हैं, बताएं कि एल्बा बंडूरा ने और कौन सा सिद्धांत दिया। तो यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बताएं ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बच्चा नकल करके सीखता है, किसने कहा, एल्बा बंडूरा ने कहा। अगर मैं पूछूं कि अनुकरणीय सिद्धांत किसने दिया, एल्बा बंडूरा ने दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एल्बा बंडूरा ने कौन सी अप्रोच दी थी, ARRM, यानी कि सबसे पहले, ए का मतलब अटेंशन, यानी कि सबसे पहले बच्चा नकल करने के लिए भी ध्यान देता है। जो भी चीजें चल रही है, मान लो कि बच्चा नकल कर रहा है सामने से कि माँ साड़ी कैसे पहन रही है, तो ध्यान दिया। फिर उसने उसको रिटेंशन किया, यानी कि अवधान रखा, अवधान में डाल लिया, यानी कि दिमाग में डाल लिया, स्टोर करके रख लिया। फिर उसने खुद से वह प्रतिक्रिया करी, वह खुद से साड़ी बांध रहा है, तो रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, पुनरुत्पादन। और जैसे माँ ने कहा, माँ ने हंस दिया या फिर ताली बजा दी, तो ये मोटिवेशन हो गया। तो ARRM अप्रोच इसके द्वारा दी गई है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो वह किसके द्वारा है, एल्बा बंडूरा के द्वारा। आई बात समझ में, तो ये सारी चीजें आएंगी। मॉडलिंग का सिद्धांत, एल्बा बंडूरा, मॉडलिंग करके बच्चा सीखता है, एल्बा बंडूरा, क्लियर है। एल्बा बंडूरा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताए वाइकेरियस लर्निंग के ऊपर बात किसने करी है, जब हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, सारी चीजें बताइए मैंने, तो दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एल्बा बंडूरा, क्लियर है बात। फिर आते हैं, यदि आपसे पूछा जाए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, वाइगॉट्स्की ने। बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता है, ये बात इस सिद्धांत में हमें नजर आती है, किसके द्वारा, वाइगॉट्स्की के द्वारा। MK हो गया, ZPD हो गया, या फिर स्काफोल्डिंग, मचान, यह जो टर्मिनोलॉजी है किसके द्वारा, आपके कहेंगे वाइगॉट्स्की के द्वारा। फिर आ जाओ संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, संरचनात्मक सिद्धांत जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ही आते हैं, क्लियर है। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करी है, कौन कौन सी, संवेदी पेशी अवस्था, सबसे पहली अवस्था 0 से लेकर 2 साल तक, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 साल तक, फिर यहाँ पर तीसरी अवस्था मूल सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, और फिर 11 से 14 साल जिसे हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, किसके द्वारा, जीन पियाजे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। असिमिलेशन किसके द्वारा दिया गया है, असिमिलेशन हो गया, आत्मसातकरण हो गया, समावेशन हो गया, ये बात किसने करी है, जीन पियाजे के द्वारा टर्म दी गई है। अकोमोडेशन के बारे में जीन पियाजे ने कहा, जहां पर हम पुराने ज्ञान में यानी कि पूर्व ज्ञान में संशोधन करते हैं, तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि बायो इकोलॉजिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, जैविक पारिस्थितिकी मॉडल, बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी इसे हम कहते हैं। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बच्चा क्या है, बच्चे के पास बहुत सारे मंडल होते हैं, मतलब 5 मंडलों के ऊपर बात की गई है कि बच्चे का परिवेश जो है और जैविक रूप दोनों की वजह से बच्चे के ऊपर जो है दोनों की वजह से बच्चे का विकास होता है। ये बात किसने करी है, तो इन्होंने करी है। किससे, 5 मंडलों के ऊपर बात करी है। सूक्ष्म मंडल के ऊपर बात, सबसे पहला सूक्ष्म मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा ये मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि 5 मंडलों के ऊपर बात जो है ये किसके द्वारा की गई है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। सूक्ष्म मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर वृत्त मंडल और फिर उसके बाद घटना मंडल। तो 5 मंडलों के ऊपर बात किसने करी है, इन्होंने करी है। निकटतम मंडल कौन सा है सबसे ज्यादा, जब बच्चा प्रत्यक्ष रूप से क्रियाएं करता है, तो आप क्या कहोगे, सूक्ष्म मंडल है।
कौन सा ऐसा मंडल है जहां पर भारी कामकाज की वजह से बच्चे का विकास होता है या फिर चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या है, एक्सोसिस्टम यानी कि बाह्य मंडल। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट कुछ और चीजें। अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी एक किताब थी, जेम्स जेवर के द्वारा लिखी गई है। याद रखना ही किताबों का नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सोशल साइकोलॉजी तो मैडम एल्बर्ट बंडूरा आना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि एक मनोवैज्ञानिक जो है वो एक ही चीज के ऊपर बात करता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जो अलग अलग चीजों के ऊपर बात करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी ये किताब विलियन के द्वारा दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था मैंने। बाल चिंतन की भाषा, जीन प्याजे। जब मैंने जीन प्याजे का सिद्धांत करवाया था तो मैंने आपको ये बताया भी था, है ना। जीन प्याजे जब हमने करा था तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें करी भी थी। फिर आत्मसातकरण, वही मैं कह रही हूँ। अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन, समायोजन, ये किसके द्वारा बात जो है वह की गई है, तो आप ये कहोगे जीन प्याजे के द्वारा। फिर एडोलेसेंस एक किताब है, इसके लेखक कौन है, स्टेनली हॉल। तो आपको ऐसे कैटेगराइज करना है, स्टेनली हॉल ने कौन कौन सी किताबें दी, है ना, या क्या क्या कहा, रॉस ने क्या क्या कहा, ड्रेवर ने क्या क्या कहा, इन सारी चीजों को वर्गीकरण कर लीजिए। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 का मतलब क्या है, जब एक एक्स्ट्रा तिमाही आ जाता है गुणसूत्र का, यानी कि हमारे अंदर हर एक पेयर में 2 गुणसूत्र होते हैं ना, एक्स एक्स होते हैं, या फिर लड़की होगी मादा होगी तो एक्स एक्स होगा, और अगर मान लो कि पुरुष होगा तो वो क्या होगा, एक्स वाई होगा। लेकिन यहाँ पर 21वां गुणसूत्र बन रहा होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो आप क्या कहोगे, अतिरिक्त कॉपी आ जाती है, तो वे किसमें, इसकी वजह से विकार हो जाता है। इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम में बटन जैसी आंखें हो जाती हैं, नाक चपटी हो जाती, कान छोटे, मुंह बड़ा, दांत छोटे या फिर ऊपर नीचे होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम की विशेषता होती है। फिर बच्चा क्या नहीं कर पाता है, बच्चा अच्छे से चल फिर नहीं पाएगा, मोटर डिले हो जाएगा, सोशल डिले हो जाएगा, ढंग से चल फिर नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, तो वह डाउन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है। ऑटिज्म अलग है। ऑटिज्म में सामाजिक रूप से बच्चा वंचित होता है, बार बार एक ही चीज का व्यवहार करता है, वो ऑटिज्म हो गया। क्लियर है बात? वह ऑटिज्म है। चलिए, तुम जो भी बालक मुझे दोगे मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये बात किसके द्वारा की गई थी? ये बात वॉटसन के द्वारा, जेबी वॉटसन के द्वारा की गई थी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी। इन्होंने क्या कहा था कि 1 दर्जन मुझे बच्चे दे दीजिए, यानी कि 12 बच्चे, कुल 12 बच्चे दे दीजिए, और जो आप चाहें उसे मैं वही बना सकता हूं। तो बात किसने करी थी? जेबी वॉटसन के द्वारा की गई थी। क्लियर है बात? फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। स्कूल ऑफ इन्फेंसी ये किताब किसके द्वारा दी गई थी? पूरा नाम जॉन एमस कम्युनिस के द्वारा ही दी गई थी, ये याद रखिए। द माइंड ऑफ द चाइल्ड ये किताब प्रेयर के द्वारा दी गई है। काफी परीक्षाओं में पूछा गया ये शब्द, मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पर्सनालिटी शब्द जो है ये कहां से निकला है? परसोना से निकला है। परसोना, परसोना यानी कि एक मुखौटा। परसोना का मतलब क्या होता है? मुखौटे की तरह। ये शब्द पहले लिया जाता था स्टेज शो करने के लिए, और यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। नेचर ऑफ मैन ये किताब हिपोक्रेट्स के द्वारा। अच्छा, नेचर ऑफ मैन, हिपोक्रेट्स। अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ मैन किसके द्वारा दी गई थी? टाइप्स ऑफ मैन यानी कि 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। सैद्धांतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, तो वह स्प्रेंजर के द्वारा, किसके द्वारा? स्प्रेंजर के द्वारा। स्प्रेंजर, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है? स्प्रेंजर के द्वारा। फिर काला पित्त, पीला पित्त, रक्त और कफ यानी कि श्लेष्मा भी इसे हम कहते हैं, या फेगमेटिक इंग्लिश में कहते हैं। ये 4 प्रकार के पित्त के ऊपर, रक्त के ऊपर जो है किसने वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का? हिपोक्रेट्स ने। काला पित्त कैसा होगा? ऐसा इंसान हमेशा उदास रहता है। काला पित्त जिसे हम मिलानकोलिक कहते हैं, उदास रहने वाला, निराश रहने वाला। पीला पित्त कैसे होगा? गुस्सेल होगा, चिड़चिड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, आप तो नहीं हो। फिर रक्त कैसे है? लाल टमाटर जैसा होगा। फिर कफ कैसा होगा? ये हमेशा निष्क्रिय होगा, बैठा रहता है, सुस्ती से भरा हुआ। तो ये हिपोक्रेट्स का कहना है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं स्थूल काय, सुडोल काय, एथलेटिक, क्षीण काय, ये मिश्रित काय यानी कि पिकनिक, याद है? करवाया था मैंने, याद? पिकनिक का मतलब बार बार पिकनिक जाते रहते हैं तो खाते रहेंगे। तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं? साइक्लोइड टाइप के होते हैं। ऐसे इंसान गोलू मोलू होंगे, ठीक है, और समाज जो भी गोलमटोल होता है वो समाज सुधारक या समाज से अंतक्रिया ज्यादा करता है। तो पिकनिक हो गया एक, और एक हो गया एथलेटिक, ये पूरा एथलेटिक है, मांसपेशियों वाले। एक होता है क्षीण काय, ठीक है, ये मांसपेशियों वाले मतलब मजबूत होंगे, बैलेंस कर सकते हैं सारी चीजों को। क्षीण काय का मतलब शिजोइड, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एस्थेनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनिक भी कहते हैं। तो एस्थेनिक लोग कैसे होंगे? पतले होंगे, लंबू होंगे, चिड़चिड़े होंगे, क्रोधित होंगे, ऐसे होते हैं।
एक होता है मिश्रित जिसे हम डिस्प्लास्टिक कहते हैं। तो पिकनिक हो गया, स्थैनिक हो गया, एथलेटिक हो गया, डिस्प्लास्टिक। इसका वर्गीकरण किसने किया था? क्रिश्चियन ने किया था। कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साइक्लोइड टाइप की जो पर्सनालिटी है वो किसके अंदर आती है? तो पिकनिक। 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो पिकनिक पूछा जा सकता है कि अच्छा बताओ कि शिजोइड, शिजोइड का मतलब क्या होता है? बेसिकली शिजोइड का मतलब देखो, साइक्लोइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, एकदम खुश होंगे, एकदम विषाद में आ जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। और शिजोइड का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत, ये सारी चीजें दिखती है। शिजोइड जो नहीं है वह वास्तविकता में दिखता है, शिजोइड कहते हैं इसे। क्लियर है बात? फिर यदि मैं आपसे कहूं कि एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, ये जो पर्सनालिटी का प्रकार है, प्रकार के आधार पर किसने वर्गीकरण किया था? शेल्डन के द्वारा किया गया। एंडो का मतलब कभी एंड नहीं होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है? गोलू मोलू होंगे, ठीक है। और जो भी गोलू मोलू होते हैं तो सामाजिक सुधार, सामाजिक अंतःक्रिया वाले होते हैं। एक्टो का मतलब लंबे चौड़े होंगे, तो इन्हें सेरिब्रोटीनिया भी कहा जाता है। मेसोमॉर्फिक मांसपेशियों से भरे हुए, बैलेंस संतुलन बना सकना, तो इसके अंदर होगा। तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं अंतमुखी, बहिमुखी, उभयलिंगी या उभयमुखी, जिसे हम एम्बीवर्ट भी कहते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवेलेंट, ये किसने जो है वर्गीकरण किया था? आइजेनिक के द्वारा किया गया था। टाइप ए, टाइप बी का जो वर्गीकरण है, टाइप ए मतलब कैसे होंगे? बहुत ज्यादा सक्रिय होंगे। टाइप बी थोड़ा सा सोशल, थोड़ा सा निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। इनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है टाइप ए को, और टाइप बी थोड़ा सा मतलब आरामदायक होते हैं, आराम से भाई मस्त मोला होके अपनी जिंदगी को निर्वाह करना, ये कुछ ऐसे होंगे। तो पहला नाम तो आता है हेब, ठीक है। हेब ने याद दे रखा हो तो फेडरमैन और रोजनमैन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड्स और गौणिक शील गुणों के ऊपर किसने बात करी है? एल्पोर्ट ने। प्रोपियम के ऊपर किसने बात करी है? एल्पोर्ट ने। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? ऐसे विशिष्ट शील गुण होते हैं जो हम बारीकी से भीड़ में से भी किसी एक इंसान को निकाल सकते हैं। सब लोगों ने काले कपड़े पहने होंगे, किसी ने पिंक पहना होगा, निकाल दिया। यानी कि इन शॉर्ट विशिष्ट शील गुण वाले, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जैसे लियोनार्डो दा विंची हो गए, जैसे जैसे इंदिरा गांधी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको कार्डिनल ट्रेड्स में देखने को मिल जाएंगे। फिर इससे कम सेंट्रल, फिर इससे कम जिसकी वजह से हम वर्गीकरण तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, तो ये सेकेंडरी हो जाएंगे, गौणिक हो जाएंगे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि सतही और मूल शील गुण के ऊपर बात किसने करी थी? सतही का मतलब होता है सरफेस ट्रेड्स। सरफेस मतलब जिसमें हम, मतलब जो ऐसे गुण जो हम सब में होते हैं, जैसे मान लो प्रेम, भक्ति, मतलब क्रिएटिविटी, समस्या का समाधान, छोटी मोटी चीजें हम सब में होगी। तो ये क्या हो गया? सरफेस। ये ऐसे है कुछ। कार्डिनल मतलब मूल शील गुण, मतलब मूल शील गुण को कार्डिनल से आप रिलेट कर सकते हैं। मूल का मतलब क्या हो गया? सोर्स, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, जिसकी वजह से ये ऐसे शील गुण होते हैं जिसकी वजह से हमको अलग बनाते हैं। तो ये कटेल के द्वारा किया गया। कटेल ने क्या क्या दिया? 16P किसने दिया? कटेल के द्वारा दिया गया। फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल और ठोस बुद्धि के बारे में कटेल ने बात करी। फिर आपसे पूछा जाए कि ओशन मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? मैक्रे एंड कोस्टा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ का मतलब क्या होता है? ऐसे इंसान जो बहुत ओपननेस है पर्सनालिटी की तरफ, मतलब बहुत खुले विचारों वाले, खुलेपन वाले। एक होता है कर्तव्य निष्ठा, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, मतलब कर्तव्य से भरे हुए, चिंता भी होती है इनको। एक होता है बहिमुखी, यानी कि एक्सट्रोवर्ट, यानी कि वह दूसरों से हमेशा, मतलब घर पे तो रहेंगे नहीं ना, दूसरों से हमेशा अंतःक्रिया करते हैं। फिर एक होता है एग्रीएबलनेस, है सहजमति, मतलब जिसे हम कहते हैं हर एक चीज में एग्री कर जाना, मतलब कुछ भी कहोगे, अपना कोई मत नहीं है, कोई विचार नहीं है। फिर एक होता है स्नायु तंत्र विकार, यानी कि न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब क्या है? बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, छल कपट, झूठ फ्रेम, ये सब इसमें होता है। तो ये 5 अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी होती है, मैक्रे एंड कोस्टा के द्वारा दिया गया है। फिर विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व का सिद्धांत किसके द्वारा? कार्ल जूंग के द्वारा। फिर द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के ऊपर बात, यानी कि सामूहिक अवचेतन के बारे में बात किसने करी है? कार्ल जूंग के द्वारा की गई है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यदि मैं आपसे पूछूं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के निर्माता कौन है? मॉर्गन और मुर्रे, याद रखिएगा। फिर चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, जब भी कैट आ जाए, सेट आ जाए, टैट आ जाए, ये सारे के सारे प्रक्षेपण विधियां हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जो अवचेतन मन का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कैट जो है बेलॉक के द्वारा दिया गया है। पिंक ब्लड टेस्ट किसने दिया? रोशास, शाही डब्बा भी से कहते हैं रोशास, हरमन रोशास इनका पूरा नाम। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। ये बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, किसके द्वारा? याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल, साइकोफिजिकल
डिस्पोजिशन के ऊपर कौन बात करता है, एल्पोर्ट बात करते हैं। क्लियर है। फिर बुद्धि का मापन किया जा सकता है सर्वप्रथम सबसे पहले किसने कहा, फ्रांसिस गैल्टन ने कहा। कब कहा, 1885 में कहा, 1885 में कहा। फिर बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, आईक्यू का जो फॉर्मूला है, विलियम्सटन पहला नाम। ये ना दे रखा हो तो फिर टर्मिनल लगाइएगा, ऐसे मत टर्मिनल लगा दीजिएगा। कई परीक्षाओं में विलियम्सटन अगर पहले दिया रखा है तो वह पहले लगेगा। टर्मिनल तब आएगा जब ये ना दे रखा हो, मतलब ये वर्ड ना दे रखा होगा तो आपको टर्मिनल लगाना है। क्लियर है बात। फिर बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किसके द्वारा किया गया, बिने एवं साइमन के द्वारा किया गया। कब, 1905 में। ये छोटी छोटी बातें याद रख लेंगे तो पेपर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगे। बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय लेना, समझने एवं, मतलब बहुत सामान्य परिभाषा दी है किसके द्वारा, बिने और साइमन के द्वारा। फिर यहाँ से कुछ चीजें पूछी जाती है कि बताओ द्वितत्वीय सिद्धांत किसने दिया है, जिसमें विशिष्ट और सामान्य दोनों कारक, दोनों तत्व दिए गए हैं। किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, याद रखिए। मल्टीफैक्टर थ्योरी, बहुतत्वीय सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसे हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहते हैं, बलुआ सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रधान मानसिक क्षमताओं यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के ऊपर बात किसने करी है, थर्स्टन ने करी है। फिर प्रतिदर्शन सिद्धांत, यानी कि अगर बुद्धि क्या है, अगर हम हर एक बच्चे का सैंपल ले लें, हर एक प्रकार का सैंपल जो है उसको ले लें, उसको हम इकट्ठा कर दें तो वह बुद्धि है। ये थॉमसन के द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा। 3D मॉडल यानी कि बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बात किसने कर रखी है, गिलफर्ड ने। गिलफर्ड ने ही अभिसारी और अभिसारी चिंतन के ऊपर बात कर रखी है, तो ये ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें। तरल एवं ठोस बुद्धि, फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस के ऊपर बात किसने करी है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी से भरी हुई। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है, जो हम समाज से सीखते हैं। कटेल के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, कटेल के द्वारा। फिर बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, होवर्ड गार्डनर के द्वारा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो जनक था या ईक्यू फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, डैनियल गोल्डमैन के द्वारा। फिर यहाँ पर निरंतरता, समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन यानी कि रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे लॉज किससे रिलेटेड हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी। ये सारे आनुवंशिकता के नियम है। निरंतरता का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मेरे कुछ गुण मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों में जाते ही चले जाएंगे, तो वह हमेशा रहेंगे, निरंतर रहेंगे, तो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूअस, ये हेरिडिटी का नियम है। समानता का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं हूं तो मेरी बेटी अगर होगी आगे, मेरे बच्चे होंगे तो कुछ गुण समान दिखेंगे ना हमें, तो ये समानता का नियम। फिर आता है विभिन्नता, कुछ गुण ऐसे भी होंगे जो बालक के अलग होंगे, जो वह दूसरों से सीखेगा, तो वह विभिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि गॉड गिफ्टेड माँ बाप है और बच्चे जो है मन बुद्धि वाले निकल जाते हैं, उल्टा भी होता है, मन बुद्धि वाले माँ बाप है, बच्चा एकदम क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड होगा, तो ये ध्यान रखिए ये किसके, प्रतिभाशाली होगा, रिग्रेशन, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूरिस्टिक विधि का निर्माता कौन है, आर्मस्ट्रांग। अभिक्रमित विधि का जो निर्माता है, लिखा नहीं, स्किनर, याद रखेंगे। अगर ऐसा लिखा है तो स्किनर, ठीक है। अगर लिखा हो कि शाखा निर्देशन के निर्माता कौन है, तो वह नॉर्मन आर क्राउडर आ जाएगा, याद रखना है। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक जॉन डेवी जो है वह याद रखेगा। विरेटिका प्रणाली डॉक्टर कोल्टन वॉशबर्न के द्वारा दी गई है। ये हमेशा से कहते हैं कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखता है, तो इसे हमेशा स्टेप बाय स्टेप तरीके से ही दीजिए, मतलब एक क्रम के अनुसार सिखाइए। फिर डॉल्टन विधि जो है वह वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है, ठीक। ये मन बुद्धि बच्चों के लिए सबसे पहले विधि जो है वह बनाई गई थी, तो कभी पूछा जाए तो पता होना चाहिए। डेक्रोली विधि के जो निर्माता है ओविड डेक्रोली, ठीक है। ये हमेशा से कहते हैं कि बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम है उसका विभाजन करो, मतलब ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ ही पढ़ाना है। क्लियर है तो बात, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि बताएं कि दो धनात्मक लक्ष्यों के बीच यदि मनुष्य को चुनाव करना हो, मैंने बहुत बार उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मान लो कि आपको शादी में भी जाना है, ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो आपको DSSB की नौकरी लग गई, नौकरी तो लगी, और आपके राजस्थान में ही नौकरी लग गई, ठीक है, राजस्थान में ही नौकरी लग जाती है, तो दोनों हाथ में लड्डू है ना, तो आप किसका चुनाव करोगे, तो दो विकल्प है, तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। जब भी दबाव की बात हो कि सामाजिक रूप से दबाव पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, सामाजिक रूप से दबाव, तो वह स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, उसे हम तनाव कहते हैं, तनाव की परिस्थिति कहेंगे। लक्ष्य प्राप्त ना कर पाना फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा इसे हम कहते हैं, या फिर इसे हम भग्नाशा भी कहते हैं।
मान लो कि आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे नीट का एग्जाम और कुछ बच्चों का नहीं भी होगा, तो यानी कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए या पहुंच नहीं पाए वहां तक। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम सेंटर पर जरूर जाना है, एग्जाम जरूर देके आना है। बार बार ये 6 महीनों वाली परीक्षा नहीं है जो बार बार हो गए। ARRM अप्रोच बंडूरा के द्वारा। ए का मतलब क्या है? पहले व्यक्ति अटेंशन देता है, फिर रिटेंशन करता है यानी कि प्रतिधारण करता है, फिर पुनरुत्पादन, फिर मोटिवेशन यानी कि फिर उसे प्रोत्साहन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है। ये बंडूरा के द्वारा की गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताए कि क्या कहते हैं RMRD अप्रोच किसके द्वारा दी गई है, तो वह ओसुबल के द्वारा, किसके द्वारा? ओसुबल के द्वारा दी गई है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आर का मतलब क्या है? रोड मेमोराइजेशन। एम का मतलब मीनिंगफुल लर्निंग। ये आर का मतलब क्या है? अभिप्रेरणात्मक अधिगम। और डी का मतलब क्या है? डिस्कवरी लर्निंग। ये बात ओसुबल ने दी है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों अप्रोच में अंतर है। अपराधजनक की जो प्रवृत्ति जिसे हम डेलिक्वेंसी कहते हैं, किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। डेलिक्वेंट का मतलब ही क्या होता है? जो बच्चा 12 से लेकर 18 साल तक कुछ भी गलत काम करता है, रेप हो गया, मर्डर हो गया, सारे गलत काम, या उस समय पर कोई अपराध करता है, तो उस टर्म को दे रखा है डेलिक्वेंसी, उसको हम कहते हैं अपराधजनक बालक। किशोरावस्था के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। टोकन इकोनॉमी, यह जो टर्म है किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा। यानी कि टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि बच्चा कुछ भी अच्छा करता है, जैसे छोटा सा लालच, जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदते हो या फिर आप बंगला खरीदते हो या घर खरीदते हो, एक टोकन इकोनॉमी जाता है ना, ताकि सामने वाले को ये भरोसा हो जाए कि ये बंगला मतलब ये मकान मैं ही खरीदूंगा। तो ऐसे ही बच्चों को जब हम याद करवा रहे होते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है, स्टार दे दिया या फिर वेरी गुड दे दिया, या फिर कोई आजकल बच्चे, छोटे बच्चे को टैटू लगा देते हैं, बैंड बना देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है अच्छा काम कर रहा है। तो ये छोटे छोटे टोकन का मतलब एक तरीके से मोटिवेटर्स यूं कह सकते हैं कि हम बच्चों को मोटिवेटर, अभिप्रेरक देते हैं छोटे छोटे, ताकि बच्चा आगे सीखता चला जाए। तो ये सारी चीजें, इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आ सकती हूँ, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तब, जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ इसकी उपयोगिता है। और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा रहती है। देखिए कभी भी ज्ञान जो है खत्म नहीं होता है। जितना हम तो ये कहते हैं कि जितना हो सकता है हमारे से, हम उतना चाहते हैं कि हम आपको उतना प्रदान करें। तो आज की जो वीडियो है, मैं चाहूंगी कि दिल से बताइएगा कि कैसे लगी, समझ में आई। इन सारी चीजों को अगर आप देख लोगे, इन सारी चीजों को एक बार देख लोगे ना, बहुत सारे प्रश्न जो है यहीं से फंसेंगे, ये वादा करती हूँ, क्योंकि बहुत बारीकियों से विश्लेषण करके यहां से मैं लेके आई हूँ। और बाकी तो हमने थ्योरी करवाई है इतनी, है ना। बस मैं एक ही चीज कहूंगी कि मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं आपकी कि आप पहले तो पेपर देने जाए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं भगवान आपके दिमाग में, बुद्धि में डाल दे कि हाँ मुझे पेपर जरूर देना है। दूसरी बात है कि पेपर देना है बहुत आराम से, बहुत आराम से आप पेपर देंगे। और ये सोच के दीजिएगा कि मुझे पेपर का एक एक अंग आता है, मतलब एक एक प्रश्न आता है। सीडीपी आपके बाएं हाथ का खेल बन चुकी है और होनी भी चाहिए। अब इसको अच्छे से रिवाइज करिए, चाहे इस क्लास को, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस मैं चाहती हूँ कि पेपर जरूर दीजिए, पेपर देने जरूर जाएं और अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन जो है वह आपको करना ही करना है, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, प्रणाम एक बार फिर से तहे दिल से।